Bismillahirrahmanirrahim. This is International Islamic University, Islamabad School's Sahiwal Campus online lectures. This is lecture for English grade 9 and we are doing unit number 8, which is a poem, Stopping by Woods on a Snowy Evening. And this is second lecture from this unit. In this lecture we are going to start the exercise of this unit. We will do vocabulary work and then we will move towards idioms and continue our learning of idioms. Stopping by woods on a snowy evenings. Dear students, before we begin, make sure that you have your English textbook, your register and your stationery with you. Listen to the teacher attentively and note down everything said by your teacher. If you find anything difficult and you need to ask anything from your teacher, you can send a WhatsApp voice note. Okay, dear grade 9 students, please open your English textbook, page number 84. Here on page number 84, you will find the topic of vocabulary with the subtopics of alliteration and imagery. Okay, what is an alliteration? Alliteration refers to the repetition of the same consonant sound in words which are used closely together in the poem. आपने अक्सर देखा होगा कि पोइम्स के अंदर एक ही लाइन में बहुत सारे साउंड रिपीट हो रहे होते हैं. इस साउंड की जो रेपिटेशन होती है, एक्चुअली कॉन्सोनेंट साउंड की रेपिटेशन, इसे हम क्या कहते हैं? एलिट्रेशन. फॉर एग्जांपल, whose woods, here W sound is repeating. In the second line it is his house, her sound is repeating. Next, seashells, seashells, it is getting repeated. This type of figurative speech is called alliteration, in which consonant sound is getting repeated. Imagery क्या है? Imagery is the construction of details used to create mental images in the mind of the reader through the visual senses as well as the sense of touch, smell, taste and sound. पोएम्स के अंदर या किसी भी रिटन टेक्स्ट के अंदर जब उसको एट्रैक्टिव बनाने के लिए, उसको परसुएडिंग लैंग्वेज बनाने के लिए इस तरह की वर्डिंग यूज़ की जाती है जिसमें सेंसेस को डिस्क्राइब किया हुआ होता है कि जैसे किसी चीज़ को टच करें तो क्या फ़ील होता है, वो चीज़ दिखने में कैसी लग रही है, वो चीज़ उसकी स्मेल कैसी है. जब हम सेंसेस को, जब कोई पोएट या कोई राइटर सेंसेस को डिस्क्राइब करता है, सेंसेस की डिटेल देता है, तो इस टाइप की राइटिंग को हम कहते हैं इमेजरी. यू विल गेट अंडरस्टैंड इट बेटर व्हेन यू विल सी द एग्जाम्पल्स. फॉर एग्जाम्पल, विजुअल, ह्यूज ट्रीज इन द थिक एंड डार्क फॉरेस्ट. ओके, यहाँ पे इस लाइन को ऐसे भी लिखा जा सकता था कि ट्रीज इन अ फॉरेस्ट, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा रीडर के लिए बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लैंग्वेज कैसे बनाई है उसको, ह्यूज ट्रीज इन द थिक एंड डार्क फॉरेस्ट. इससे क्या हुआ कि एक इमेज क्रिएट हो जाता है रीडर के माइंड में जब वो कुछ भी रीड कर रहा होता है. आपने अक्सर देखा होगा कि आप कोई स्टोरी पढ़ रहे होते हैं या कोई पोएम पढ़ रहे होते हैं तो उसमें वो पढ़ते वक्त ऐसा फील होता है कि आपने एग्जैक्टली वो सीन देख लिया है. क्यों? क्योंकि उस सीन को डिस्क्राइब इतनी ब्यूटीफुली किया हुआ होता है कि जैसे उसमें कलर, उसमें सीन, उसमें स्मेल्स, उसमें फीलिंग्स जो हैं वो डिस्क्राइब की होती हैं. तो ऐसा फील होता है कि जैसे आपने वो सीन एक्चुअली अपनी आंखों से देख लिया है. इस टाइप की जो राइटिंग होती है उसे हम इमेजरी कहते हैं. फॉर एग्जांपल, ऑडियरी, द रसलिंग ऑफ लीव्स. जब आप ये पढ़ते हैं लाइन, द रसलिंग ऑफ लीव्स, तो आप फील करते हैं कि जब भी कोई इस तरह ट्रीज़ के पास खड़ा होगा, कोई सपोज़ वो पोएट है, वो राइटर है जिसने उस बारे में लिखा है कि मैं वहाँ खड़ा था और वुड्स थी और वुड्स में बहुत डार्क था सीन, और उसमें उसने सुना क्या, उसने रसलिंग ऑफ लीव्स सुनी. जब आप उसके हियरिंग तक देख लेंगे कि उसने क्या सुना तो आप उसको बहुत फील करेंगे डीपली कि जो राइटर है या जो पोएट है वो जब उस सीन में था या जिस बारे में वो लिख रहा है वो एक्चुअली क्या सीन है. स्मेल, सेंट ऑफ एप्पल्स, कोई भी स्मेल, सेंट ऑफ फ्लावर्स. टेस्ट, स्वीट एंड जूसी ऑरेंजेस. अब यहाँ पे अगर सिंपली लिखा हो ऑरेंजेस तो इतना ज़्यादा एट्रैक्टिव लैंग्वेज नहीं लगती. जब उसमें ऐड कर दिया जाए स्वीट एंड जूसी ऑरेंजेस तो क्या होता है कि रीडर जो है वो उसको फील कर लेता है कि वो कैसी चीज़ थी. टच कैसे है,
रज्ड एंड रफ पाथ, अगर यहाँ लिखा हो पाथ या वे या रोड तो इतना ज़्यादा डीपली डिस्क्रिप्शन नहीं मिलती, और जब लिखा हो रज्ड एंड रफ पाथ या स्मूथ पाथ तो रीडर को बहुत ज़्यादा उसकी डिटेल मिल जाती है और रीडर बिल्कुल ऐसे फील करता है जैसे उसने एक्चुअली वही सीन देख लिया है जो कि पोएट ने या राइटर ने देखा और उसको राइट डाउन किया. Okay, on book page number 85, here is some exercises about the alliteration and imagery of writing. The first exercise is underline the words and phrases that depict clear imagery of the poem. आपने एक्चुअली करना क्या है, जो पोएम है स्टॉपिंग बाय द वर्ड्स इन अ स्नोई इवनिंग, इस पोएम में आपने उन वर्ड्स और फ्रेजेस को अंडरलाइन करना है जो कि आप देख रहे हैं कि वो उस पोएम की इमेजरी को डिस्क्राइब कर रही है. Second exercise is identify alliterations and metaphors in the poem. You already know that what is a metaphor. Alliteration, I just have explained you that what is an alliteration, but metaphor is the figurative language which compares two things. जब जैसे आप उर्दू में इस्तारा पढ़ते हो कि फॉर एग्ज़ाम्पल सिमिलीज ये होती हैं कि ही इज़ जस्ट लाइक मून, और मेटाफोर ये होता है ही इज़ आ मून. तो जब हम लाइक या एज़ का वर्ड यूज़ करते हैं कंपैरिजन के लिए उसे सिमिलीज कहते हैं, और जब हम एग्जैक्टली एक चीज़ की क्वालिटी दूसरे को असाइन ही कर देते हैं विदाउट यूजिंग लाइक और एज़, हम कह देते हैं ही इज़ अ मून, ही इज़ एन एप्पल ऑफ माई आई, ही इज़ हिज चीक्स आर रेड रोजेज़. जब हम एक चीज़ की क्वालिटी दूसरे को असाइन कर देते हैं, इस तरह की लैंग्वेज क्या कहलाती है, मेटाफोर होती है. ओके, एलिट्रेशन इन द पोएम कौन सी है, अगर आप रीड करें पोएम तो इसमें लाइन ऑन पेज नंबर 81, सॉरी ऑन पेज नंबर 82, लाइन नंबर 2, हिज हाउस इज़ इन द विलेज दो. हिज हाउस, यहाँ ह साउंड रिपीट हो रही है तो ये क्या है, एलिट्रेशन है. अनदर एलिट्रेशन इज हेयर, ही विल नॉट सी द स्टॉपिंग, सी मी स्टॉपिंग हेयर, ही विल नॉट सी मी स्टॉपिंग हेयर, लाइन नंबर 3. ओके, लाइन नंबर 4 है टू वॉच हिज वुड्स फिल अप विद स्नो. व साउंड इज रिपीटिंग हेयर, टू वॉच हिज वुड्स फिल अप विद स्नो, ये क्या है, एलिट्रेशन है. ओके, नेक्स्ट on line number 9, he gives his harness bells to shake. He sound is repeating, तो ये भी क्या होगी, एक एलिट्रेशन की टाइप होगी. लाइन नंबर 10, to ask if there is some mistake, to ask if there is some mistake, sound is repeating here, so this is again an alliteration. The only other sounds the sweep, the only other sounds the sweep on line number 12 here. So sound is repeating, this is alliteration. The woods are lovely, dark and deep. Line number 13, the woods are lovely, dark and deep. The sound is repeating here, this is again an एलिट्रेशन. आप सिर्फ क्या करेंगे, पोएम में इन साउंड्स को अंडरलाइन कर लेंगे टू शो द एलिट्रेशन. ओके, नाउ लेट्स सी द मेटाफोर्स इन द पोएम. ओके, द पोएम स्टॉपिंग बाय वर्ड्स इन द स्नोई इवनिंग इज फुल ऑफ मेटाफोर्स सच एज हॉर्स राइडर इज द मेटाफोर फॉर ह्यूमन बींग्स, woods is the metaphor for world, snow is a metaphor for beauties of the world, sleep is a metaphor for death. Is it clear? Here in this poem, अगर आप इन सारी चीज़ों को माइंड में रखते हुए इस पोएम के रीड आउट करें तो आपके सामने इसका एक नया मीनिंग आएगा अगर आप इसमें ये सारे ऑब्जेक्ट्स को मेटाफोर कंसिडर करें. क्लियर? ओके, एक्सरसाइज सी here on page number 85 is, here are some words opposite in meaning, match the columns. Okay. And the words in column A are village, stopping, snow, frozen, darkest, sound, downy, deep. And column B is
Melt, water, silence, city, shallow, moving, hard, brightest. आपने कॉलम ए में से जितने भी वर्ड्स हैं उनको कॉलम बी के उन वर्ड्स के साथ मैच करना है जो एग्जैक्टली उनके ऑपोजिट हैं. फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट इज विलेज. विलेज का ऑपोजिट क्या है? सिटी. मैच इट. You will do this exercise on your book, page number 85, with your lead pencil. Don't forget to use your lead pencil while working on your book. Next is stopping. Its opposite is, of course, moving. Next is snow. Snow, its opposite is water. Frozen, melt. Darkest, brightest, of course. Sound, silence. Downy, hard, deep, shallow. Match all these columns on your book. Exercise D. Circle the correct option. Now here some MCQs are given. For every question 3 options are given and you are required to encircle the correct option. The sentence 1 is, the poem is suggestive of profound thoughts about. किसके बारे में है ये thought? A scene of woods in the winter, reality of life and death, a song of enjoyment. Actually ये क्या है? ये reality of life and death है जो कि full of personification है. So option B is correct one and circle it on your book. Okay, second option is, the poem presents a conflict between. किस किस के दरमियान conflict है ये? The poet and his friend. फ्रेंड का तो यहाँ कोई जिक्र ही नहीं है. द ऑब्लिगेशन ऑफ लाइफ एंड डिज़ायर टू एस्केप फ्रॉम देम. और ऑप्शन सी इज़ द पोएट एंड फोर्सेस ऑफ नेचर. एक्चुअली ऑप्शन बी इज़ करेक्ट वन हियर. ऑब्लिगेशंस ऑफ लाइफ एंड डिज़ायर्स टू एस्केप फ्रॉम देम. Question 3 is, after reading this poem, we feel fed up of life or wish to sleep for a long time. Is it about sleep? No, here sleep actually describes the death. Get ready to face the challenges of life. So actually the option is, get ready to face the challenges of life. Option C. Fourth one is, the poem conveys to us only a surface meaning, a profound thought, or no meaning at all. Actually option B, a profound thought. Question 5 is, dark woods symbolize. Dark woods का क्या मतलब है? Dark woods, अंधेरा, darkness, किसको symbolize करता है? ये of course life के challenges और life की hurdles को describe करता है. Option A is, darkness spread around the poet, or death and departure to another world, or darkness in the mind of poet. Actually it describes option C. Option B, death and departure to another world. Okay, next topic is idioms and phrases from your English grammar, ideal English grammar. Open your ideal English grammar where these idioms are given and you have to open your page number 324 and this is the idiom number 81 on page number 324. The last idiom is full of. Full of का क्या मतलब है? भरा हुआ, भरपूर. The glass is full of water. You can use your own sentence, but make sure that your sentence is grammatically correct and sensible. Okay. Okay. Next idiom is get at. Get at means कहीं पहुँचना, किसी भी जगह पे पहुँचना. We got at the hilltop with great difficulty. Next 83, idiom number 83, get down. Get down. Get down means उतरना, नीचे की तरफ आना, to descend.
We got down the bus at Sahiwal. Get on means किसी के साथ गुजारा करना, किसी के साथ रह के गुजारा करना. We are getting on well here. हम यहाँ पे अच्छा गुजारा कर रहे हैं. Get out का आपको ऑलरेडी मीनिंग पता है, बाहर निकलना. Get out of the room. Get over means काबू पाना, किसी चीज़ पे भी काबू पाना, किसी मामले पे काबू पाना. Government got over the crisis. Get rid of छुटकारा हासिल करना. Get rid of bad habits. Get to means पहुंचना. We got to London after 6 hours flight. Okay, यहाँ पे idiom number 82 और 88 are of same meanings. Idiom number 89 is get through. Get through का मतलब कामयाब होना, किसी मामले में से गुजर के सक्सेसफुल हो जाना. Get through. She got through the examination. वो अपने एग्ज़ाम में पास हो गई या एग्ज़ाम में कामयाब हो गई. Get tired of means उकता जाना, किसी चीज़ से थक जाना. I have got tired of daily routines. मैं अपने डेली रूटीन से उकता गया हूँ, थक गया हूँ. Okay, now let's discuss today's homework. Open your diary and note down your homework. Write down serial, date, subject, and your actual diary is learn and write idioms on your register. You have to write down all these idioms from idiom number 81 till 90. Write down these on your register and then learn them. Learn means to learn their meanings and to make their sentences. You can make your own sentences also. Okay, dear students, good luck. Allah Hafiz.